हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2020 के मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट दिया गया है, इसमें बताना है कि लास्ट में कितने जीरोस होंगे। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इसमें से एक चीज करनी है, सबका मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते। एंड में जीरो कब आता है? एंड में जीरो आता है तब, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 10 है तो 10 किसका मल्टीप्लीकेशन है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इंड में जीरो आने के लिए उसमें 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कितनों के पास 5 है और कितनों में 2 है। उसके बाद जो भी पावर जब सबसे कम होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी वही आंसर होगा। जैसे समझते हैं, 5 यहाँ पे कितने टाइम्स है? 5 की पावर 1, इसमें 5 कितना आएगा? 5 इंटू 2, मतलब 5 की पावर 1 ही आएगा और 2 की पावर भी 1 आएगा। 15 में क्या होगा? 5 इंटू 3, विच मीन्स 5 की पावर 1 होगा, 2 है नहीं यहाँ पे। 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। 25 में 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पे 2 बार 5 आया है तो 5 की पावर 2। 30 में 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे क्या है? सिर्फ 5 और 2 को ही अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1। ऐसे 35 में क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 आएगा। 40, 5 2 इंटू 2 इंटू 2, विच मीन्स 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। 45 में क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 में कोई 2 आएगा नहीं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 की पावर सिर्फ 1। 50 कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच मीन्स 5 पावर 2 एंड 2 पावर 1। 55 को लिख सकते, यहाँ पे 5 की पावर 1 आएगी। इसी तरह 60 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे मिला 5 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। तो गिन लेते हैं 5 की कितनी पावर है और 2 की कितनी पावर है। 5 की टोटल पावर है 14। अब 2 की पावर देख लेते हैं। 2 की पावर है 10 और इसमें जिसकी पावर कम होती है हम उसी को लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होना चाहिए और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे 4 5 एक्स्ट्रा है, उसके लिए 2 तो है नहीं, तो जो सबसे कम पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, 10 जीरोस होंगे। नंबर के एंड में कितने जीरोस होंगे? 10 जीरोस होंगे। लेट XYZ be a 3-digit number where X plus Y plus Z is not a multiple of 3, then XYZ plus YZX plus ZXY is not divisible by। क्वेश्चन है, XYZ 3-digit नंबर है जहां पे X प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल नहीं है। तब बताना है XYZ प्लस YZX प्लस ZXY नॉट डिविजिबल बाई। किससे नहीं डिविजिबल होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं किससे नहीं डिविजिबल होगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहला लेते हैं XYZ। XYZ को 100X प्लस 10Y प्लस Z लिख सकते हैं। Z वंस के प्लेस पे है, Y टेंस के प्लेस पे है और ये 100 के प्लेस पे है। तो 100 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई एंड Z। इसी तरह YZX को 100Y प्लस 10Z प्लस X लिख सकते हैं। ZXY को 100Z प्लस 10X प्लस Y लिख सकते हैं। इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो मिलेगा 100X प्लस X प्लस 10X। 100 प्लस 10 110 एंड 1X 111X।
प्लस 10y 100y एंड 1y 111y प्लस z 10z एंड 100z 111z। 111 को कॉमन ले ले, ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो भी होगा वो नंबर x प्लस वाई प्लस जेड से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया, नॉट डिविजिबल पूछा है। 111 का एलसीएम लेंगे, ये पता चल जाएगा कि 111 किससे डिविजिबल है। 111 का फैक्टर है 1, 3 एंड 37, विच मीन्स ये जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 1 से तो डिविजिबल है ही है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 37 से डिविजिबल होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड से तो डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये नंबर इटसेल्फ है, खुद से डिविजिबल होता ही है कोई भी नंबर। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन बी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let p, q, r and s be natural numbers such that p minus 2016 is equal to q plus 2017 is equal to r minus 2018 is equal to s plus 2019. Which one of the following is the largest natural number? क्वेश्चन क्या है, p, q, r and s एक नेचुरल नंबर है जो p माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इज इक्वल टू आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। इसमें से बताना है कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है। p माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इज इक्वल टू आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। पहले ये दोनों स्टेप सॉल्व करते हैं। r minus 2018 is equal to s plus 2019। r is equal to क्या आएगा, s plus 2019 plus 2018। r is equal to s plus 4037। r की जो वैल्यू होगी वो s से 4037 ज्यादा होगी, ये r की वैल्यू आ गई। अब q क्या कह रहा है, q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018। r की वैल्यू क्या आई थी, s प्लस 4037, q प्लस 2017 इज इक्वल टू r के प्लेस पे रख देंगे s प्लस 4037 माइनस 2018। तो यहाँ पे q की वैल्यू आ जाएगी s प्लस 2। तो q क्या है, s प्लस 2, r है s प्लस 4037। अब p की वैल्यू निकालते हैं, p माइनस 2016 इज इक्वल टू q के प्लेस पे क्या रखेंगे, s प्लस 2 प्लस 2017, p इज इक्वल टू s प्लस 3। सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, p s प्लस 3 है, q s प्लस 2 है, r s प्लस 4037 है। r की वैल्यू क्या आई थी, r की वैल्यू आई है s प्लस 4037, तो सबसे बड़ा कौन होगा, r होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। तो ये क्वेश्चन तो एकदम कॉमन सेंस से करते, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 5 डिजिट प्राइम नंबर बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है, और यहाँ पे नंबर दिया है 4। तो 4 खुद में एक प्राइम नंबर नहीं है, और इससे हम कोई भी नंबर बनाएंगे 2 4 5 या 5 2 3 4 1, ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल होंगे।
और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है और खुद इटसेल्फ होते हैं। बट ये सारे नंबर किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0। 5 डिजिट कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इन द सम ऑफ स्टार प्लस 1 स्टार 5 स्टार स्टार इज इक्वल टू 1 स्टार स्टार फॉर विच डिजिट डज द सिंबल स्टैंड? बताना यहाँ पे सिंबल के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा कि LHS RHS के बराबर हो जाए। तो एक तो इसका मेथड है कि आप सारे नंबर रख के चेक करो, तो वो तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। एक स्टार को x मान लेते हैं और जिसकी जहां प्लेसमेंट है वैसे लिख लेते हैं। तो जैसे पहले स्टार को x प्लस 10 प्लस x प्लस 50 प्लस x, यहाँ पे 10 और 50 कैसे आए? क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है, तो ये 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो 50 बन जाएगा। ये वंस के प्लेस पे यहाँ पे x होगा। यहाँ पे नहीं पता कि क्या नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस x, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 10x प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24x प्लस 61 इज इक्वल टू 100 प्लस 11x। इंटरचेंज कर देंगे तो होगा 24x माइनस 11x इज इक्वल टू 100 माइनस 61। 24x माइनस 11x 13x, 100 माइनस 61 39, x इज इक्वल टू 39 अपॉन 13 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे? ऑप्शन बी 3 रखेंगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या हो सकता था? यहाँ पे आप ऐसे हिट एंड ट्रायल करते, मान लीजिए 3 रखते तो 3 प्लस 13 प्लस 53 प्लस 33 प्लस 31 इज इक्वल टू 133। अब इसको प्लस करेंगे तो 133 आएगा, तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। इस तरह हर ऑप्शन से रख के देखना पड़ता कि 2 रख के पहले चेक करते कि बराबर है कि नहीं, फिर 3 रख के, फिर 4 रख के। अगर ऑप्शन लग जाता तब तो ठीक है, वरना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप x मान लीजिए, उससे सॉल्व करिए, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 6 है, इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स of length 7.5 feet and 3.5 feet, what is the minimum length can you measure? 2 straight stick हैं, एक की लेंथ है 7.5 फीट एंड दूसरे की है 3.25 फीट। क्वेश्चन है, इन दोनों स्टिक से हम मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? जब मिनिमम लेंथ पूछा जाए तो यानी इन दोनों नंबर का हमें सिंपली क्या चाहिए? HCF चाहिए। HCF के लिए हम क्या करेंगे? 7.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 750। ये इजी के लिए कर रहे हैं, आसानी के लिए। 3.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये आ जाएगा 325। अब इन दोनों का जब HCF लेंगे, यहाँ पे करते हैं फैक्टर। 750 का फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरह 325 का फैक्टर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब HCF में हम क्या करते हैं? जो इन दोनों में कॉमन हो वही नंबर लेते हैं। तो 5 5 5 एंड 5, 2 5 कॉमन है, विच मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 25। हमने पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25 फुट। आंसर में 25 था नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट को चेंज किया था नॉर्मल नंबर्स में, तो इसको फिर से पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो 0.25 फुट आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन दोनों स्टिक से हम मिनिमम कितनी लेंथ नाप सकते हैं? 0.25 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर
ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। बाद में यहाँ पे कोई नंबर होगा। रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन दी हुई है और ये एक प्राइम नंबर के एस्पेक्ट में, ये जो प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब बताना है 32 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा। यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। अगर हम 14 को देखें तो 14 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर होता है। 13 प्लस 1 करेंगे तो 14 आ रहा है। प्राइम नंबर से 1 नंबर प्लस करने पे, एंड प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में ही ये सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो विच इज 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। 20 में 19 प्लस 1 20। इसी तरह 24 में 23 प्राइम नंबर है, प्लस 1 24 होगा। 30 के लिए प्राइम नंबर 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। 32 में 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 32। इसी तरह अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्राइम नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। तो 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 37 होता है। तो 37 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 38। तो नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर क्या होगा, 38, विच इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contains which of the following numbers? क्वेश्चन क्या है, एक बुकलेट है जिसमें से एक पेज को फाड़ लिया गया और उस बुकलेट में नॉर्मली 1, 2, 3, 4 ऐसे पेजेस पे नंबर पड़े हुए हैं। उन पेजेस का नंबर का अगर सम करें तो एक पेज फटने के बाद उसमें 195 पेजेस का सम बचता है। ये सम दिया हुआ है, पेजेस नहीं दिए हुए हैं, पेजेस का सम दिया हुआ है। अगर एक पेज कोई टर्न हुआ होगा तो उसके फ्रंट में भी कोई नंबर रहा होगा और बैक साइड भी कोई नंबर रहा होगा। इसको ऐसे देखते हैं, 1 to 10 पेजेस के सम कितने होते हैं, 55। 1 to 10 का सम हमेशा 55 होता है। अब 11 to 20 पेजेस का सम कितना होता है, 155। जब इन नंबर्स को टोटल करेंगे तो आएगा 210। 210 पेजेस का सम है। अब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना है, 195। एक पेज फटने के बाद जब 210 में से 195 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 15। तो उन पेजेस का सम 15 होना चाहिए। तो 15 कैसे हो सकता है, उस पेज का नंबर होना चाहिए 7 and 8। आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th January इज अ संडे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? किसी साल में अगर 12 जनवरी को संडे है तो बताना है इनमें से कौन सा फॉलोइंग करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है, 15th जुलाई इज संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर। ऑप्शन ए देखते हैं पहले। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 15th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो 15 जुलाई को संडे होना चाहिए। 12th जनवरी को संडे है। जनवरी में रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं, जनवरी में रिमेनिंग डेज बचे हैं 19, क्योंकि चाहे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जनवरी 31 का होता है। 19 डेज बचे। फेब्रुवरी में बचे, फेब्रुवरी होगा 29 का ऑप्शन ए के हिसाब से। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। जुलाई में कहां तक की बात करा, 15th जुलाई तक की। तो हम जुलाई में प्लस करेंगे सिर्फ 15। जब इन सबका सम करेंगे तो आएगा 185।
185 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 डेज रिमेनिंग बच रहा है, और रिमेनिंग में जब भी ऑड डेज बचते हैं, 3 ऑड डेज बच रहे हैं, जब भी ऑड डेज बचते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दिया हो उसमें 3 दिन प्लस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि 12 जनवरी को संडे था, तो 15 जुलाई को क्या होना चाहिए, 3 दिन प्लस करेंगे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। 3 ऑड डे हैं तो 15 जुलाई को वेंसडे होना चाहिए, तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट, ये नहीं सही होगा। इसी तरह बी निकालते हैं, 15 जुलाई इज संडे इफ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। फिर से प्लस कर लेते हैं, जनवरी में है 19, फैब में है, अब बचेगा 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, और जुलाई में बात हो रही है 15 तक की। अब जब इसको प्लस करेंगे तो 1 डे इसी में माइनस हुआ है, अब ये आएगा 184। 184 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑड डेज बचेंगे, 2 ऑड डेज का मतलब संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। यानी 15 जुलाई को नॉर्मल, अगर नॉर्मल ईयर है तो ट्यूसडे होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 भी कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेंसडे, यहाँ पे होना चाहिए था ट्यूसडे। ऑप्शन सी देखते हैं, 12th जुलाई इज अ संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर, इसको भी निकालते हैं। 12th जुलाई की बात कर रहा है, जनवरी में रिमेनिंग डे है 19, फेब्रुवरी हो गया, लीप ईयर की बात कर रहे हैं 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 एंड जुलाई में अब बात कर रहे हैं 12th जुलाई की, तो यानी 12 दिन हम प्लस करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 182। अब जब 182 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटली चला जाएगा, इसमें कुछ भी रिमेनिंग रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 12th जुलाई इज अ संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर, अगर लीप ईयर है तो 12th जुलाई को क्या होगा, संडे। यहाँ पे एक भी ऑड डे नहीं बचा, इसका मतलब अगर 12 जनवरी को संडे है तो 12 जुलाई को भी संडे होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर डी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12 जुलाई इज नॉट संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर, इसी स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, तो ऑप्शन डी ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि संडे है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but not divisible by 4। 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जिनमें 4 तो हो बट वो 4 से डिविजिबल ना हो, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे। एक 14 होगा जिसमें 4 है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। एक 34 होगा जिसमें 4 है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 41, 4 है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। 42, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 74, 94। टोटल इतने नंबर्स हैं जिनमें 4 है, ये 4 तो कंटेन करते हैं बट 4 से डिवाइड नहीं होते, तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 12 नंबर्स हैं। तो टोटल कितने नंबर है, 12 नंबर ऐसे हैं जो 4 कंटेन करते हैं बट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। एवरेज एज ऑफ a teacher and 3 student is 20 years. If all the 3 students are of same age and the difference between the age of teacher and each student is 20 years, then what is the age of teacher? इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, टीचर की एज निकालनी है, टीचर की एज प्लस 3 स्टूडेंट्स की एज इज 20 years एवरेज एज, जो एवरेज एज दिया हुआ है वो 20 years है, विच मीन्स टीचर की एज को हम टी लिख लें, एंड 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को एस से डिनोट कर लेते हैं। इन चारों का एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 20 years, विच मीन्स 20 इंटू कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, टोटल ईयर्स कितने आएंगे, 80 years। एंड डिफरेंस क्या दिया हुआ है, टीचर
और ईच स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट का डिफरेंस गिवन है 20। तो t इज इक्वल टू 20 प्लस s। यहां पे इस इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में t की वैल्यू यहां से निकल के आई है। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 20 प्लस s प्लस 3s इज इक्वल टू 80। 4s 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 4s इज इक्वल टू 60, जो आएगा s इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। s की वैल्यू कितनी आ गई 15। s इज इक्वल टू 15 ईयर। बट पूछा क्या है, एज ऑफ टीचर पूछा है। एज ऑफ टीचर क्या होगी, t प्लस 3s है, या यहां से निकाल लेते हैं, t माइनस s इज इक्वल टू 20 था, तो t माइनस 15 इज इक्वल टू 20। t इज इक्वल टू 20 प्लस 15, t इज इक्वल टू 35 ईयर। टीचर की एज कितनी आ गई 35 ईयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख इफ ही इनकर्ड a loss of 20%, then how much did he spend to buy a car? कार खरीदने में उसको कितना पैसा लगा अगर 20% का लॉस झेला है उसने 3 लाख रुपए पे। एज्यूम x रुपए में कार खरीदी होगी, कार की प्राइस रही होगी x पे 20% का लॉस लेता है। 20% लॉस मीन्स 100 माइनस 20 विच मीन्स 80% ही कमाता है। 80% अपॉन 100 इज इक्वल टू इस टाइम कितने में सोल्ड किया 3 लाख रुपीज में। 20% लॉस एक्स का 20% लॉस उसका 3 लाख रुपीज के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू 3 लाख 10 अपॉन 8, ये निकल के आएगा 3,75,000, विच मीन्स कार उसने खरीदी थी 3,75,000 में और 20% के नुकसान पे उसने 3 लाख में बेची। तो कितना मनी उसने स्पेंड किया था कार को खरीदने पे 3,75,000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। फर्स्ट, successive discount of 10% and 20%, then pay service tax 10%, successive discount of 20%, 10%, then pay service tax of 10%, pay service tax of 10%, first, then successive discount of 20% and 10%. Which one of the following is correct? करेक्ट ऑप्शन पूछा है। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सॉल्व ना ही करिए, पहले ध्यान से देखिए। सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट पहले कितने का दे रहा है 10% का, फिर 20% का, फिर टैक्स लग रहा है 10% का। सेकंड ऑप्शन में भी यही डिस्काउंट है, पहले 20 दे दिया फिर 10 दे दिया, 10 20 20 10 सेम, एंड सर्विस टैक्स लगा 10। कोई चेंज है ना, इस ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जितना यहां पे जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू इसकी भी होगी। एंड सर्विस टैक्स, पहले सर्विस टैक्स दे दीजिए 10%, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट लग जाएगा 20% एंड 10%, तो और सेम वैल्यू इसकी आएगी, यानी तीनों ऑप्शन की सेम वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर दी कस्टमर। कस्टमर के लिए सारे ऑप्शन इक्वली गुड हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके भी देख लेते हैं, डाउट दूर हो जाएगा। फर्स्ट है 10% का डिस्काउंट मिला, 100 में 10% का डिस्काउंट मिला, विच इज अब 90% ही देना होगा, यानी पहले 90 रुपए देना होगा। फिर इस 90 रुपए पे 20% का डिस्काउंट मिला, विच मीन्स अब 80% देना होगा, यानी अब 72 देना होगा। फिर 72 पे भी 10% का टैक्स देना पड़ा, तो टैक्स देगा
अभी तक डिस्काउंट मिल रहा था, टैक्स देगा तो विच मीन्स पैसा ऐड होगा, तो जो 100% था उस पर 10% का टैक्स लगेगा विच इज 110 हो जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा आंसर आपका 79.2%। इसी तरह जब सेकंड सॉल्व करेंगे, 100 रुपीज था, 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब देना है 80% रुपीज। फिर आपको 80 का 10% डिस्काउंट मिला, मतलब 90 रुपीज अब देना पड़ेगा। ये भी आ गया 72। 72 पे फिर सर्विस टैक्स देना है 10% का, 110 अपॉन 100, ये कट जाएगा, ये भी आएगा 79.2। थर्ड, पहले सर्विस टैक्स पे करना है, तो 100% 110 सर्विस टैक्स में, तो ये हो गया 110 रुपीज। अब इसका 20% डिस्काउंट मिला, यानी 80 रुपीज देना है, 88 रुपीज। अब 88 का कितना डिस्काउंट मिला, 10%, ये भी आएगा 79.2। तो तीनों फॉर्म्स की वैल्यू कितनी आई है, 79.2। आप लोग इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा खुद से भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। इन चारों में बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। दिया क्या हुआ है, ऑप्शन ए है 1/2 पावर -6, 1/4 पावर -3, 1/3 टू द पावर -4 एंड 1/6 टू द पावर -2। जब पावर माइनस में होती है और नंबर्स अपॉन में होते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है। इसका मतलब होता है 2, 1/2 टू द पावर, यहाँ पे -6 है तो ये होल -6 हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 6। इसी तरह 1/4 -3 बन जाएगा 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 एंड 6 टू द पावर 2। यहाँ पर इसको देखें 4 की पावर 3 को, तो 4 की पावर 3 को 2 टू द पावर 2 पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 6, सेम आंसर आएगा। दो ऑप्शन सेम हो गए, तो यानी अगर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है तो ये लार्जेस्ट नंबर तो नहीं हो सकते, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। 3 टू द पावर 4 मीन्स होता है 81 एंड 6 पावर 2 36, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या निकल के आया 81 विच इज 3 टू द पावर 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x such that 3:1/2 m and 8:3/4 m are integral multiple of x। ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है। ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब हमें सिंपली इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। 3:1/2 एंड 8:3/4, इसको लिख सकते हैं 7/2, ये हो गया 35/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 4। अब नंबर निकल के आएंगे 14 एंड 35। 14 एंड 35 के फैक्टर्स देख लेते हैं, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो 14 का फैक्टर क्या निकल के आएगा, 1 2 7 एंड 14। 35 का क्या निकलेगा, 1 5 7 एंड 35। एचसीएफ कॉमन आया 7, एलसीएम ऑलरेडी था 4, तो आंसर है हमारा, तो आंसर क्या आया 7/4। 7/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1:3/4 विच इज ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। बताना है कब नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी, सबसे ज्यादा थी। तो बर्थ रेट में से अगर डेथ रेट माइनस करेंगे तो पता चलेगा
कि कब नेचुरल ग्रोथ ज्यादा थी। यहाँ पे मैं आंसर बता दे रही हूँ, आंसर डी सही होगा। आप लोग प्लीज अपने से भी करिएगा कि पहले ईयर लिख लीजिए, जैसे 1911 से 21 में 48.1 माइनस 35 आंसर आएगा कुछ। सबसे लेकिन ज्यादा मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम आएगा 71 से 81 का माइनस जब करेंगे 37.1 माइनस 14.8, 37.1 माइनस 14.8, ये आएगा 22.3। मैक्सिमम होगा 71 से 81 के बीच में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप लोग ये माइनस करके निकाल लीजिएगा, तो एग्जाम में इजी, अगर इस तरह का कोई डेटाबेस क्वेश्चन आ गया तो इजी रहेगा करने के लिए। नेक्स्ट, द रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 एंड इन्फिनाइट इज इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। रेकरिंग नंबर हमने नंबर सिस्टम में देखा है कि रेकरिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.2727 एंड 27। जब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा 100x। और यहाँ पे 127, अब पॉइंट यहां लगेगा एंड 2727 रिपीट पे है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये यहाँ पे 127 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर निकालें, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन सेकंड से अगर 1 को माइनस करें तो 100x इज इक्वल टू 127.2727 माइनस x इज इक्वल टू 1.2727, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचा, ये आ जाएगा 126। 100x में से x जाएगा तो यहां बचेगा 99x। x की वैल्यू आ गई 126/99। और जब 126/99 को और सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 14/11, जो कि आंसर ऑप्शन बी होगा, 14/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case। लीस्ट 4-digit नंबर बताना है। लीस्ट मतलब छोटा, ऐसा 4-digit नंबर जब वो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर हमेशा 2 बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे और 3, 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा 60। लीस्ट 4-digit नंबर कौन सा होता है? लीस्ट 4-digit नंबर इज 1000। अगर 1000 को 60 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 40। तो अगला कोई ऐसा नंबर लें कि ये 60 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अगर इसमें 20 प्लस कर दें तो ये 60 बन जाएगा, विच मीन्स 1020 60 से टोटली कट जाएगा और इसका रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर बार रिमाइंडर 2 बचता है। अगर इसमें 2 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 1022। 1022 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमेशा रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1022। इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population if no man marries
more than one women and no women marries more than one man and there are no widows and widowers. क्वेश्चन क्या है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 40% और 30% जो विमेन है और मेन है वो शादीशुदा है, मैरिड है। अब उनका परसेंट बताना है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से मैरिड पॉपुलेशन कितनी है। अगर कोई एक आदमी एक औरत से ज्यादा से शादी नहीं किया और ना ही कोई महिला एक आदमी से ज्यादा से शादी की है, ना वहां पे कोई विडो है और ना ही विडोवर्स हैं, तो एडल्ट पॉपुलेशन को लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन को ले लेते हैं 100%। मैन के लिए करते हैं ए एंड विमेन क्या होंगी, 100% में से जितने मैन माइनस हो जाएंगे वो सब विमेन बचेंगी। मैरिड मैन कितने हैं, ए का 40%, मैरिड विमेन होंगी 100 माइनस ए का 30%। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 40A अपॉन 100, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है, 100 माइनस ए इंटू 30 अपॉन 100, 100 कैंसिल आउट, 40A इज इक्वल टू 3000 माइनस 30A, 30A इधर इंटरचेंज होके आएगा, ये बनेगा 70A इज इक्वल टू 3000, A इज इक्वल टू 3000 अपॉन 70, A की वैल्यू आ गई 300 अपॉन 7। अब यहाँ पे मैरिड मैन की बात कर लें तो मैरिड मैन है 307 का 40%, तो मैरिड मैन कितने निकल के आए 120 अपॉन 7। जब मैरिड मैन 120 अपॉन 7 है तो मैरिड विमेन भी निकल जाएंगी। मैरिड विमेन कितनी होंगी 100 माइनस ए की वैल्यू थी 300 अपॉन 7 इंटू 30%। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आएगा 700 माइनस 300 इंटू 0 कैंसिल आउट, 3 अपॉन 10, 400 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 10, 120 अपॉन 7। मैरिड विमेन की वैल्यू भी क्या आ गई 120 अपॉन 7 एंड मैरिड मैन भी 120 अपॉन 7। टोटल परसेंट पूछा था एडल्ट पॉपुलेशन में मैरिड लोगों का, तो टोटल मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन कितनी होगी, मैरिड मैन प्लस मैरिड विमेन जो कि आया है 120 अपॉन 7 प्लस 120 अपॉन 7, 240 अपॉन 7। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी 34:2/7। ये सिंप्लीफाई होके आएगा 34:2/7। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 2500 is distributed among x, y and z in the ratio of 1/2, ratio 3/4, ratio 5/6. What is the difference between the maximum share and the minimum share? 2500 रुपए हैं जो 3 लोगों में बटने हैं, x, y और z में। रेशियो क्या है पैसे बटने का, 1/2, 3/4, 5/6। डिफरेंस बताना है मैक्सिमम में और मिनिमम में। तो पहले रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6। 246 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, रेशियो क्या आएगा 6x, x मान लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं है। 6x प्लस 9x प्लस 10x, 6x रेशियो 9x रेशियो 10x, ये रेशियो निकल के आया
कि इतना शेयर होगा। अब जब इन रेशियो को प्लस करेंगे तो इन रेशियो का टोटल आएगा 25x। तो टोटल शेयर कितना है 25x, उसमें से x का ये होगा, y का ये एंड z का, x का शेयर होगा 6x, y का शेयर होगा 9x एंड z का होगा 10x। पहले x के लिए निकालते हैं, x का शेयर कितना होगा 6x इंटू टोटल कितना पैसा था 2500 रुपए, x x कैंसिल आउट, 25 कैंसिल आउट, x का शेयर होगा 600 रुपीज। y का क्या शेयर होगा, रेशियो है 9x अपॉन टोटल कितना है रेशियो 25x, टोटल रुपीज कितना है 2500, x कैंसिल आउट, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 900 रुपीज, ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू, z कितना आएगा 10x अपॉन 25x मल्टीप्लाइड बाई 2500 कैंसिल आउट 1000 रुपए। क्वेश्चन लेकिन हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर का डिफरेंस। मैक्सिमम शेयर किसके पास है z के पास, और मिनिमम शेयर किसके पास है x के पास। z की वैल्यू है 1000, x की वैल्यू है 600, डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 400। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 400 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट, वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन के, द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वैल्यू है n, इस पर कौन कौन से नंबर रखे जाएं कि जब डिजिट का सम किया जाए, ये नंबर दिया हुआ है, जब इन डिजिट का सम किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 आए। तो पहले n की वैल्यू रखते हैं, 0 से शुरू करते हैं, होल नंबर 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, पहले 0 रख के देखते हैं। 10 टू द पावर n प्लस 1 ये हमारे पास नंबर है, 10 टू द पावर 0 करेंगे प्लस 1, जब भी किसी की पावर 0 होती है वो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है 1 बन जाती है। तो 10 टू द पावर 0 मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरह 10 टू द पावर n प्लस 1 के लिए 10 की पावर 1 रख के देखेंगे प्लस 1, 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 प्लस 1, डिजिट का सम पूछा है तो 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, विच मीन्स LHS RHS दोनों इज इक्वल टू 2 हो रहा है। 10 टू द पावर 3 का चेक कर लेते हैं, 10 टू द पावर 3 प्लस 1, 3 मीन्स 1000 प्लस 1, जब 1 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस 1 इज 2। तो जितने भी होल नंबर हैं उन सबके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी आंसर आ रहा है एंड 3 रखेंगे तब भी। ऑप्शन ए कैंसिल आउट। सी क्या कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n ओनली, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो 0 ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फॉर एनी रियल नंबर होते हैं जिसमें रैशनल इरैशनल दोनों होता है, तो इरैशनल होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास बी, फॉर एनी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है एंड इन्फिनाइट तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100, 200, 500 and 2000 taking at least 3 denomination at a time। कम से कम 3 डिनोमिनेशन को लेना है, ये नहीं बताया गया कौन कौन सी वैल्यू का, 3 डिनोमिनेशन को लेके बताना है कि कितने डिफरेंट सम बन पाएंगे। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाले चैप्टर से है, इसको कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन कह रहा है, तो एटलीस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा तो 5 के 5 यूज कर सकते हैं, कम से कम 3 की बात कर रहा है, उससे कम नहीं लेना, पर ज्यादा से ज्यादा नहीं बताया गया कि मैक्सिमम कितना लेना है। तो एक बार हम क्या करते हैं, टोटल कितनी डिनोमिनेशन है हमारे पास 5,
5 में से एटलीस्ट 3 तो सिलेक्ट ही करना है, पर 5 में से 4 भी सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं बोला कि 4 नहीं कर सकते। तो एक बार 5 में से 4 डिनोमिनेशन सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार 5 में से 5 डिनोमिनेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे, विच इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल जो कि 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 0 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आएगी 10, इसकी वैल्यू आएगी 5 एंड नीचे 0 है, 0 होगा तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं? टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हैं। जब हम एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन चूज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पांचों के पांचों डिनोमिनेशन चूज करेंगे तो 16 तरीके से डिफरेंट सम आ सकते हैं। यहाँ पे पूछा था कितने तरीके से डिफरेंट सम आ सकते हैं पैसों के, तो 16 तरीकों से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट 5 letter word with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I? क्वेश्चन कह रहा है कितने तरीके से दिल्ली को लिख सकते हैं, चाहे उसकी मीनिंग बने चाहे ना बने। डी से स्टार्ट करना है, आई पे एंड करना है। यहाँ पे 5 लेटर्स होंगे, डी से वर्ड स्टार्ट होना चाहिए एंड आई से एंड होना चाहिए। अब दिल्ली में टोटल कितने हैं? 5 वर्ड्स हैं। टोटल 5 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स के पोजीशन फिक्स हैं। अब जो 3 वर्ड हैं, ई एल एच, अब यहाँ पे ई यहां भी रख सकते हैं, ई यहां भी रख सकते हैं, ई यहां भी रख सकते हैं। तो जो भी वर्ड यहां होगा वो 3 तरीके से रखा जाएगा। चाहे तो यहाँ पे 3 तरीके से कोई वर्ड रख सकते हैं। अब जो भी वर्ड यहां आ गया होगा, जिसने अपनी प्लेस ले ली होगी, वो यहां यहां नहीं आएगा। तो जो वर्ड बचेंगे 2 तरीके से यहां रख सकते हैं और आखिरी में जो वर्ड बचेगा वो 1 तरीके से यहां रख सकते हैं। तो टोटल कितने ऐसे तरीके हैं बीच में 3 वर्ड्स को रखने के? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज 6 तरीके से हम दिल्ली को लिख सकते हैं। आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। Next, the average score of batsman after his 50th inning was 46.4. After 60th inning, his average score increases by 2.6. What was his average score in the last 10 inning? 50 इनिंग में, 50वें इनिंग में उसका एवरेज स्कोर 46.4 है। 60वें इनिंग में 2.6 बढ़ जाता है। 60th इनिंग में एवरेज 2.6 बढ़ जाता है, विच मीन्स इसमें 2.6 प्लस होगा तो एवरेज आ जाएगा 49। 60th इनिंग में एवरेज हो जाता है 49। इनके बीच में 10 इनिंग खेली गई, इसी 10 इनिंग का एवरेज बताना है। तो पहले 50 इनिंग का एवरेज कितना होगा? 46.4 मल्टीप्लाइड बाई 50 इनिंग खेली गई है तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज 2320। फिर 60th इनिंग का है 49 मल्टीप्लाइड बाई 60 इनिंग खेली गई है, 2940। अब 2940 में से जब इसको माइनस करेंगे, 2940 माइनस 2320 तो आएगा 620। तो बीच की 10 इनिंग में 620 रन बने।
10 इनिंग्स में 620 रन बने टोटल, तो एक इनिंग का कितना होगा 620 अपॉन 10 विच इज 62 रन। सी करेक्ट होगा 62। Next question is, a person X can complete 20% of work in 8 days and another person Y can complete 25% of same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of the work be completed? X अपने काम का 20% 8 दिन में खत्म करता है और Y उसी काम का 25% 6 दिन में खत्म करता है। जब दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम का 40% खत्म करेंगे? X 20% काम करता है 8 दिन में, यानी 100% काम करेगा 8/20 इंटू 100 40 डेज में। एंड Y 25% काम करता है 6 डेज में, तो 100% काम करेगा 6/25 इंटू 100 24 दिन में। जब दोनों का टोटल काम निकालेंगे 1/40 प्लस 1/24, तो ये आएगा 3 + 5 अपॉन 120। 40 और 24 का एलसीएम लेंगे, 3 + 5 8/120। ये वर्क है, कितने टाइम में डन होगा, इसको रिवर्स कर देंगे 120/8 15 डेज में। अगर दोनों एक साथ काम करें तो 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 15 डेज में। बट हमें काम का कितना परसेंट वर्क चाहिए, सिर्फ 40%। तो 15 दिन का 40% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि उनका कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो यहां पे निकल के आएगा 6 डेज में। 15 दिन में x + y 100% काम करते हैं, पर क्वेश्चन क्या पूछा था, सिर्फ 40% वर्क चाहिए था, तो 15 दिन में 40% वर्क कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। आंसर इज ऑप्शन ए 6 डेज। Question is, a car travels from a place X to place Y at an average speed of v km per hour. From Y to X at an average speed of 2v km per hour. Again from X to Y at an average speed of 3v km per hour. And again from Y to X at an average speed of 4v km per hour. Then the average speed of the car for the entire journey. इसमें स्पीड दिया हुआ है और एवरेज स्पीड बताना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहले कार कहां से कहां ट्रेवल की, पहली बार में एक्स से वाई गई, फिर दोबारा में वाई से एक्स आई, फिर एक्स से वाई गई एंड वाई से एक्स आई। 4 बार डिस्टेंस ट्रेवल की। हमें डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही होगा। एक बार यहां से यहां गई इस पॉइंट से, फिर वापस लौटी इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस हो गया डी 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 एंड डी मीन्स 4D। तो डिस्टेंस को सेम माना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, चारों डी को प्लस कर देंगे विच इज 4D अपॉन टाइम। अब यहां पे टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम निकालने के लिए यहाँ पे पहले केस में डी क्या माना है हमने, डी। स्पीड कितनी दी है, v km/h। फिर डिस्टेंस तो डी ही है, स्पीड कितनी है 2 km/h। फिर डिस्टेंस सेम है 3 km/h एंड लास्ट में डिस्टेंस सेम है 4 km/h। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12।
करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12D प्लस 6D प्लस 4D प्लस 3D, जो कि होगा 25D अपॉन 12V। टाइम पता चल गया और यहां से डिस्टेंस पता चल गया था 4D। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की प्लेस पे अब क्या लिखेंगे 4D, टाइम की प्लेस पे लिखेंगे 25D अपॉन 12V। 12V ऊपर चला जाएगा। S इज इक्वल टू 4D मल्टीप्लाइड बाय 12V अपॉन 25D। D से D कैंसिल आउट, 48V अपॉन 25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.92V। तो स्पीड कितनी निकल के आई 1.92V, जो कि किसके किसके बीच में लाई करेगा, लाई बिटवीन V एंड 2V किलोमीटर पर आवर। V से 2V के बीच में लाई करेगा एवरेज जो इसकी स्पीड निकल के आई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। तो एक स्क्वायर बनाते हैं, कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अगर सर्कल यहां बना दें तो मिनिमम तो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड करते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा 8, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज in its value if 5 is added to both numerator and denominator of the fractions 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5 and 5 upon 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया जाए तो किसकी वैल्यू में मिनिमम चेंजेस होंगे। तो अगर इसमें 5 ऐड किया जाए तो ये बन जाएगा 7 अपॉन 8। 3 अपॉन 4 में 5 ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 9। 4 प्लस 5, 5 प्लस 5, 9 अपॉन 10, 5 प्लस 5, 6 प्लस 5, 10 अपॉन 11। नई वैल्यू क्या है 7 अपॉन 8। अगर इसमें से पुरानी वैल्यू माइनस करें तो कितना आएगा 0.209। नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू जब माइनस करें तो मिनिमम चेंज आना चाहिए 0.138। 9 अपॉन 10 माइनस 4 अपॉन 5, 100, 0.100, 10 अपॉन 11 माइनस 5 अपॉन 6, 0.076। तो मिनिमम किसके वैल्यू में चेंज आया है, लास्ट ऑप्शन 5 अपॉन 6। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 5 अपॉन 6। नेक्स्ट, अ डिजिट n is greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? ऐसा कोई नंबर जो 3 से बड़ा है बट 3 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है, और वो 4 से भी डिविजिबल है। तो 3 से बड़ा डिजिट कौन सा होगा, 4, 5,
6, 7, 8, 9 ग्रेटर देन 3 है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं? 6 एंड 9। और सबकी पॉसिबिलिटीज तो चली गई। और कह रहा है 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये भी चला गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है 9। अब 9 की वैल्यू रख के देखते हैं कि कौन सा 4 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो वो 18 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन ए कैंसिल आउट। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे 27 आएगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 4, 18 प्लस 4 22 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 1, ये 28 आएगा, जो कि 4 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वे 1 kg, then how many cubic millimeter of water will weigh 0.1 ग्राम? 1 लीटर में क्यूबिक मिलीमीटर में जब चेंज करेंगे तो वो होगा 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर। और 1 लीटर वाटर किसके बराबर है? 1 kg के। और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। विच मीन्स 1000 ग्राम is equal to 10 to the power 6 millimeter cubic millimeter. 1 gram is equal to 10 to the power 6 upon 10 to the power 3. यहाँ बचा 10 to the power 3 और आंसर हमसे पूछा है 0.1 ग्राम का। तो पॉइंट में बदलने के लिए हम 1 अपॉन 10 करेंगे, तो इस साइड भी 10 पावर 3 अपॉन 10 करेंगे। यहाँ बचा 10 टू द पावर 2, ये 1 था, कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 0.1 ग्राम। तो 0.1 ग्राम हुआ 10 टू द पावर 2, विच मीन्स 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ वेसल फुल ऑफ वाटर वे 40 kg, इफ इट इज 1/3 filled, इट वेट्स become 20 kg. What is the weight of the empty vessel? एक पानी की टंकी है, कुछ इसमें वेसल का वजन होगा और कुछ वाटर के साथ वजन होगा। अब सपोज करते हैं जो एम्प्टी वेसल है उसका केजी हो ए केजी और वाटर के साथ वो हो जाता हो बी केजी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। वेसल जब पानी से भरा हुआ है तो वो 40 केजी का वेट है, यानी जब वेसल पानी के साथ है तो उसका वेट है 40 केजी। और फिर लास्ट में कह रहा है जब 1/3 भरा हुआ है तब वो 20 केजी का रहता है, यानी जब वेसल पानी कितना है 1/3 यानी बी अपॉन 3, तब वो कितना केजी रहता है? 20 केजी। दो इक्वेशन हमें मिल गई। जब एम्प्टी वेसल और वाटर रहता है टोटल पूरा भरा रहता है तो 40 केजी का वेट रहता है, और फिर वेसल में जब पानी 1/3 रहता है तो वो 20 केजी का वेट रहता है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 केजी। 3a प्लस बी 3a प्लस बी इज इक्वल टू 60 केजी। आप दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 60 केजी, a प्लस बी इज इक्वल टू 40 केजी,
3a minus a which is 2a, b cancel out, यहाँ बचा 20 kg, a is equal to 10 kg और a की वैल्यू हमने रखी थी एम्प्टी वेजल की, यानी एम्प्टी वेजल कितने केजी का है, 10 kg का। आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, a frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep with slippery walls. Every time the frog jumps 30 centimeter, slides down 15 centimeter. What is the number of jumps required for the frog to come out of the wall? इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछता है, हर बार पूछता है। इसमें क्या करना है, पहले तो जंप कितने में कर रहा है, जंप जो फ्रॉग है वो जंप कर रहा है सेंटीमीटर में और हमें कुएं की गहराई दी हुई है मीटर में। तो पहले वेल को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तो 4.5 मीटर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। एवरी टाइम, एक चांस में वो 30 सेंटीमीटर जाता है बट 15 सेंटीमीटर फिसल जाता है, यानी एक बार में कितना चढ़ता है, 15 सेंटीमीटर क्लाइम करता है। क्लाइम करना है उसे 450 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे फ्रॉग हर चांस में 15 सेंटीमीटर क्लाइम करता है, तो 28 टाइम्स ऐसा होगा जब वो 15 सेंटीमीटर क्लाइम करके पहुंच जाएगा 420 सेंटीमीटर तक। 28 चांस में वो पहुंच जाएगा 420 सेंटीमीटर तक। अब हमें जाना कहां तक है, 450 तक। अब यहाँ पे आखिरी में हम -15 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक बार में वो 30 सेंटीमीटर जंप करता है। जब 420 से 30 सेंटीमीटर जंप करेगा तो ऑलरेडी 450 पे वो वेल से बाहर होगा, तो बाहर होगा तो फिर से फिसल के अंदर नहीं आएगा। एक बार में 30 सेंटीमीटर जंप करके वो बाहर चला जाएगा। तो टोटल उसको कितने चांस लगेंगे, 420 तक जाने के लिए 28 चांस लगे थे, आखिरी में एक चांस और लेगा, तो टोटल उसको चांस लगेगा 29। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 29 चांस। तो ये रहा 2020 का मैथ्स का वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।